गुड इवनिंग सभी को। कितने लोग आ गए हैं? 20। अच्छा 30। चलो धीरे धीरे लोग बढ़ेगा। तो हम लोग, जैसा कि तुम जान रहे थे कि हम लोग पिछले क्लास में, है ना, डिफरेंशियल रेट लॉ तो पढ़े ही थे, और साथ ही साथ हम लोग जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़े थे। ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में क्या हुआ? इंटीग्रेटेड जो रेट लॉ है वो टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में एक हम लोगों का रिलेशन देगा। ठीक है, कि कितने टाइम पर कितना कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का बनेगा, या कितना कंसंट्रेशन हम लोगों का जो रिएक्टेंट का है वो अभी बचा हुआ है। ठीक है। तो तुम लोग देखे होंगे कि हम लोग एक असाइनमेंट भी दिए थे केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है। तो उसमें हम लोग एक केमिकल काइनेटिक्स का असाइनमेंट तुम लोगों को मिला होगा, है ना। और उसमें एक दो क्वेश्चन में जो भी आंसर में दिक्कत होता है ना, वो हम चैट में डाल देते हैं। तो तुम लोग एक बार क्वेश्चन पूछने से पहले चैट चेक कर लेना, है ना। उसमें हम लोग जो भी गलत होता है उसका आंसर हम लोग वहां पे डाल देते हैं। ठीक है। जैसे बुक से बनाया गया, बुक्स में कोई कोई क्वेश्चन का आंसर कुछ गलत रहता है, ठीक है, तो वो हम लोग रेक्टिफाई कर लेते हैं। ठीक है। चलो तो हम लोग अभी तुम देखोगे तो हम लोग आज के क्लास में कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो बताओ, ऑडियो वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हम लोग स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियर क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो, हम लोग पिछले क्लास, तुम देखोगे बहुत सारा क्वेश्चन जो हम लोग डीपीपी का दिए थे उसमें याद रखना ऐसे दिया हुआ था, कोई रिएक्शन 2A+B, और अगर ये मिलके C दिया हुआ है, तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो रेट हम लोग K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर और कंसंट्रेशन ऑफ B लिखेंगे, है ना। हालांकि हम लोग जानते हैं रेट तो एक्सपेरिमेंटली ना निकलता है, पर अगर कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ है, यानी उसको हम लोग सिंपल रिएक्शन कहते हैं जो एक ही स्टेप में हो रहा है, और उस केस में जो स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट है वही हमारा ऑर्डर हो जाता है। तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो जो स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट है उसी को ऑर्डर ले लेना है। अभी हम लोग इस पर डिस्कस भी करेंगे, है ना। तो इतना तो तुम लोग समझ ही रहे होगे। तो देखो, हम लोग पिछले क्लास में, है ना, पिछले क्लास में जीरो ऑर्डर के लिए कुछ पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, एक बार यहां लिख दे रहे हैं हम लोग। तो देखो, जीरो ऑर्डर के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन का टाइप है ए से प्रोडक्ट, जहां ए रिएक्टेंट हो गया और पी हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, यानी जो रिएक्टेंट होगा एट टाइम टी पर, उसका कंसंट्रेशन, है ना, ए नॉट, जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, माइनस के टी के बराबर होगा। ए टी बराबर ए नॉट माइनस क्या होगा? के टी, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये याद रखना होगा। दूसरा, जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा जीरो ऑर्डर के लिए, वो केटी होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, जहां के तुम जानते हो रेट कांस्टेंट होता है। ये हम लोग पढ़ चुके थे दोनों, है ना। और थर्ड, अगर तुम देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो टी हाफ था हम लोगों का जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तुम देखोगे जो टी हाफ था वो A0/2 के था। ठीक है, एक बार तुम लोग चेक भी करोगे, सही हम लोग लिख रहे हैं। टी हाफ जो था वो क्या था? A0/2 के था। ठीक है, जहां A0 हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट का, है ना, A0/2 के। ठीक है। और साथ ही साथ याद करो, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। इसीलिए किसी भी दो इंटरवल में अगर तुम, है ना, कंसंट्रेशन यानी एवरेज रेट निकालो किसी दो इंटरवल में,
तो वो हमेशा किसी दूसरे दो इंटरवल के एवरेज रेट के बराबर होगा, क्योंकि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसमें रेट जो है रिएक्शन का ऑलवेज कांस्टेंट है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होते जाता है, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा तो रिएक्टिविटी भी यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम होता जाता है। लेकिन जीरो ऑर्डर में चूंकि रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता है, इसीलिए रेट जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट हो जाता है जीरो ऑर्डर के लिए। तो तुम देखोगे एक क्वेश्चन भी दिया हुआ था कि है ना, अगर हम लोग कंसंट्रेशन को घटाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, घट जाता है। एक जनरल ट्रेंड है, तुमको हम बताए थे जीरो ऑर्डर के लिए हालांकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कुछ डेटा दिया हुआ रहेगा तो तुम A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 करोगे, और फिर A3 माइनस A2 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2 करोगे। अगर ये मैच कर गया यानी वो रिएक्शन किसका था, जीरो ऑर्डर का था, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद करो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, हम लोग इंटीग्रेशन जब किए थे तो हम लोगों का इंटीग्रेटेड रेट लॉ यहां मिला था k बराबर 2.303, जो ln को log में बदलने से आया था 2.303 बाई टी, और यहां पर हो जाएगा log a नॉट बाई ए टी। यहां पर ध्यान से देखना, a नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन a का, है ना, और ए टी जो है वो कंसंट्रेशन है a का, है ना, एट टाइम t, जो बचा हुआ है वो लेना है। तो अगर कोई बोलता है कि कोई रिएक्शन 20% खत्म हो गया, तो अगर 20% खत्म हो गया इसका मतलब बता, अगर हम 100 से स्टार्ट किए तो 20% कंप्लीट हो गया तो कितना बचा हुआ है, 80। तब यहां पर हम लोग 100 लेते और यहां पर हम लोग 80 लेंगे, ये हमेशा याद रखना। अगर कोई कहेगा कोई रिएक्शन 60% खत्म हो गया, इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ 100 लेंगे तो यहां पर हम लोगों को कितना लेना पड़ेगा, बताओ, टाइप करो तो। अगर कोई रिएक्शन 60% खत्म हो गया तो 40, जो बचा हुआ है वो कंसंट्रेशन लेना है। बहुत बढ़िया, 40। हाँ, दूसरा एक बात रखना जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका जो टी हाफ है वो कांस्टेंट होता है। और टी हाफ क्या होता है, वो टाइम, है ना, जिस पर किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, यानी आधा जो रिएक्टेंट है वो खत्म हो जाए। तो मान लो अगर तुम 100 रिएक्टेंट से स्टार्ट किए थे तो टी हाफ जो है वो टाइम है जहां वो 100 से घटकर 50 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो फिर यहां पर टी हाफ जो था वो 0.693 डिवाइडेड बाई के था, ठीक है, जहां के है रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो टी हाफ जो है वो कांस्टेंट होता है जब तक कि के ना बदले। तो हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे कि जो रेट कांस्टेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, के जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है किसी भी रिएक्शन के लिए, बाकी किसी चीज पे नहीं। तो जब तक तुम टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तब तक टी हाफ जो है वो कांस्टेंट होगा। अगर तुम टेम्परेचर को ही चेंज कर दोगे तो रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, और रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा तो उस रिएक्शन का टी हाफ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका टी हाफ किस पर डिपेंड करेगा, तो रेट कांस्टेंट पे, और रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो जब तक हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे तब तक रेट कांस्टेंट नहीं चेंज होगा, और जब तक रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा तब तक हमारा टी हाफ भी चेंज नहीं होगा। यहां तक तो क्लियर बात हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करेंगे जो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड होगा। ये दो ऑर्डर, इसमें भी 99% क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का रहेगा, 1% क्वेश्चन या तो जीरो ऑर्डर या तो थोड़ा सेकंड ऑर्डर का हो सकता है। 99% क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर का ही रहेगा, एकदम कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आईआईटी में ही पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन फर्स्ट जो है, एक रिएक्शन दिया हुआ है 2N2O5
और कहा जा रहा है कि ये रिएक्ट करके 4NO2 प्लस O2 में बना रहा है, ठीक है। और इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ इस रिएक्शन का, रेट कांस्टेंट के जो है इस रिएक्शन का वो दिया हुआ है 3.0 इंटू 10 टू दी पावर, है ना, 10 टू दी पावर -5 पर सेकेंड, ऐसे दिया हुआ है, -5 पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि if the rate is if the rate is 2.40 into 10 to the power -5 mole per liter per second then है ना, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज, तो कंसंट्रेशन हमको N2O5 का निकालना है मोल पर लीटर में, ठीक है। और ऑप्शन ए दिया हुआ है यहां पर 1.4, बी जो है वो हम लोगों का दिया हुआ है 1.2, सी दिया हुआ है हम लोगों का 0.04 और डी जो है वो हम लोगों का 0.8 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो अभी तक तो तुम लोग इतना समझ गए होगे, है ना, कि ये रिएक्शन जो है, हाँ देखो साक्षी क्वेश्चन भी सॉल्व कर ली, वाह बहुत बढ़िया सब लोग। तुम लोग को अब समझ में आ गया होगा कि ये रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट के है उसका यूनिट देखना है, तो उसका यूनिट पर सेकेंड है, मतलब ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का होगा तो याद करो यहां पर हम लोगों का जो रेट होता है, रेट फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो रेट कांस्टेंट के बराबर होगा और यहां कंसंट्रेशन N2O5 होगा और उसका पावर हमको 1 देना पड़ेगा क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का है। कैसे पता चला कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है? तो हम लोग रेट कांस्टेंट का यूनिट देखें। देखो रेट ऑफ रिएक्शन का तो यूनिट फिक्स्ड होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो यूनिट फिक्स्ड है, मोल पर लीटर पर सेकेंड या पर मिनट जो भी कहो, लेकिन रेट कांस्टेंट का यूनिट अलग अलग होगा अलग अलग, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अब यहां पर देखोगे इसमें टोटल 3 टर्म है और यहां पर ध्यान से देखो तो रेट कांस्टेंट के दिया हुआ है और साथ ही साथ हमको रेट भी दिया हुआ है, लेकिन उस समय का हमको N2O5 का कंसंट्रेशन नहीं पूछा जा रहा है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन आईआईटी में पूछा गया था। तो यहां पर तुम रेट को लिख सकते हो कितना, 2.40 इंटू 10 टू दी पावर -5, ठीक है। और यहां पर अगर लिखा जाए रेट कांस्टेंट के तो ये दिया हुआ है 3.0 इंटू 10 टू दी पावर -5, ठीक है। यूनिट देखोगे तो ये मोल पर लीटर पर सेकेंड है और यहां पर सेकेंड होगा तो पर सेकेंड कट जाएगा तो ये मोल पर लीटर बचेगा, ठीक है। इनटू यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से हम लोगों का कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 जो है वो यहां पर हम लोगों का 0.8, है ना, मोल पर लीटर आएगा। यानी जिस समय रेट हम लोगों का इतना था उस समय N2O5 का जो कंसंट्रेशन था वो 0.8 मोल पर लीटर था, ठीक है। होपफुली तुम लोगों को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। रेट बराबर रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन, समझ में आ गया तो सब लोग यस लिख दो, बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन यहां पर है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहां पर दिया हुआ है, द रेट कांस्टेंट
the rate constant the rate constant for a first order reaction the rate constant for a first order reaction whose half life ठीक है, whose half life is 480 सेकेंड इज ऑप्शन ए जो है वो है 1.44 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। बी जो है वो है हम लोगों का 1.44 पर सेकेंड। ऑप्शन सी जो है वो है 0.72 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड हो गया। और ऑप्शन डी जो है वो है 2.88 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, ऐसा दिया हुआ है। तो देखोगे ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पर किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोगों को क्या दिया गया है ना, हाफ लाइफ दिया हुआ है और हमसे रेट कांस्टेंट पूछा जा रहा है। तो याद करो दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन होता है हम लोगों का कि जो टी हाफ होता है वो 0.693 डिवाइडेड बाई के होता है ना। तो इसीलिए तुम के बराबर 0.693 और डिवाइडेड बाई टी हाफ ले सकते हो, टी हाफ ऐसे ले सकते हो। और अब टी हाफ अगर वैल्यू देखा जाए तो कितना दिया हुआ है, तो 0.693 और डिवाइडेड बाई टी हाफ दिया हुआ है 480, ठीक है। तो अगर देखो अगर हम इसको 6.93 लिखे तो यहाँ 10 का पावर -1 होगा और यहाँ अगर हम लोग 4.80 लिखे तो ये 10 का पावर 2 होगा, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -3 हो जाएगा और 6 डिवाइडेड बाई 4 1.45 के करीब आएगा। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर होगा वो 1.44 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड होगा। यानी अगर हमको हाफ लाइफ पीरियड पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो हम लोग रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, या वाइस वर्सा अगर रेट कांस्टेंट पता है तो हाफ लाइफ भी हम लोग निकाल सकते हैं। चूंकि टी हाफ सेकेंड में है इसीलिए रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकेंड हुआ, ठीक है। तो ये जो जिस यूनिट में होगा रेट कांस्टेंट का यूनिट जो है वही हो जाएगा, बस उसका पावर हमको -1 देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो तो यहां पर एक हम लोग इसका पिक ले लेते हैं। तो सेकंड का आंसर जो है वो तो तुम लोग जान ही गए, ए हो गया। और फर्स्ट का जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो 0.8 हो गया, दोनों का क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे और ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर अब हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो यहां पर दिया गया है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जिसके लिए टी हाफ जो है वो 10 मिनट दिया हुआ है, यानी 10 मिनट में जितना रिएक्टेंट होगा उसका आधा भाग जो है वो रिएक्ट
कर चुका रहेगा। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ 10 मिनट दिया हुआ है। तो देखो पहला क्वेश्चन है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड to complete 75% find the time required to complete 75% रिएक्शन। 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। दूसरा जो है वो है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड है ना टू कंप्लीट फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, ठीक है, 99.9% रिएक्शन। ये दो क्वेश्चन है। देखो अगर तुम लोगों को याद होगा तो हम लोग डिस्कस किए थे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? क्योंकि अगर किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड 10 मिनट कहा जा रहा है तो हर 10 मिनट में उसका 50% रिएक्ट करेगा, तो वो अगला 10 मिनट में फिर जो बचा हुआ है उसका 50%, फिर अगला 10 मिनट में जो बचा हुआ है उसका 50%। तो इसलिए ये रिएक्शन जो है ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कभी खत्म नहीं होता है ना। पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना, फिर बताना समझ में आए। ये बात समझ गए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा चलते रहता है, क्योंकि हर 50% को खत्म होने में हमको एक टी हाफ का समय लगेगा, तो फिर अगला टी हाफ में 50% जो बचा हुआ है उसका खत्म होने होगा। ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या समझना है कि जैसे अगर हम इसको सॉल्व करें तो याद रखो कि टी हाफ वो होता है टाइम जहां पर, है ना, हमको 50% रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो आप बताओ अगर कोई हमसे पूछेगा कि हमको 50% कंप्लीशन कराना है रिएक्शन का, 50% कंप्लीशन, तो उसके लिए कितना टी हाफ की जरूरत होगी? तो उसके लिए टी हाफ का जरूरत होगा 1 टी हाफ। 1 टी हाफ में 50% रिएक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। जैसे यहां पर टी हाफ जो है 10 मिनट है, यानी 10 मिनट में 50%, यानी हम जितना से स्टार्ट करेंगे उसका 50% रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो मान लो हम 100 से स्टार्ट किए तो 10 मिनट के बाद हमारे पास रिएक्टेंट सिर्फ 50 बचेगा, क्योंकि एक टी हाफ हो गया, 100 का आधा कितना हो गया, 50 बचेगा। अब बताओ अगला फिर 10 मिनट में जो यहां दिया हुआ है वो जितना 50 बचा हुआ है उसका फिर आधा रिएक्ट करेगा। तो 50 का आधा कितना हो गया, 50 का आधा कितना हो गया, 25। यानी अगर हम यहां पर बोले कि अगर हमको 75% रिएक्शन को कंप्लीट कराना है, 75% कंप्लीशन, याद करो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर 75% रिएक्शन को कंप्लीट कराना है तो बताओ हमको कितना टी हाफ की जरूरत है? 2 टी हाफ। 2 टी हाफ की जरूरत है ना। 2 टी हाफ यानी 20 मिनट, 20 मिनट 10-10 मिनट का। अभी हम लोग टी हाफ के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, इसको एक जनरल क्वेश्चन की तरह पहले डील कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 टी हाफ हो गया, कितना हो गया हम लोगों को, ठीक है, 2 टी हाफ हो गया 75% कंप्लीशन। अब एक बात बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इससे बहुत सारा सवाल आता है। अब बताओ अभी कितना बचा हुआ है, 25% अभी भी बचा हुआ है, फिर उसका हाफ खत्म होगा, कितना, 12.5। तो अब एक बात बताओ, अगर इसमें 12.5 जोड़ेंगे तो ये हमारा 87.5% अगर किसी रिएक्शन को जो फर्स्ट ऑर्डर का है अगर इसको हम लोग को कंप्लीट कराना है तो हमको टाइम चाहिए 3 टी हाफ। कितना टाइम चाहिए हम लोगों को, 3 टी हाफ चाहिए। ठीक है, 30 मिनट जो भी हो। अच्छा अब एक बात बताओ यहां पर 30 मिनट, फिर बताओ अगर हम इसी तरह चल सकते हैं ना, तो एक बार और चल के देखते हैं। बताओ एक बार और चल के देखते हैं, तो बचा हुआ है 12.5।
12.5 का आधा हो गया 6.25, तो इसमें अगर 6.25 जोड़ेंगे तो कितना परसेंट आएगा? 6.25 जोड़ेंगे तो 93.75% अगर कंप्लीशन कराना है किसी भी रिएक्शन को, तो हमको चाहिए कितना टी हाफ? 4 टी हाफ चाहिए। ठीक है, 4 टी हाफ चाहिए, 93.75%। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब इसको यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 75% कंप्लीशन कराना है, तो यहां पर हम लोगों को इसके लिए तो 10 मिनट का समय है क्योंकि टी हाफ दिया हुआ है, यहां 20 मिनट, तो पहले का तो आंसर तुम समझ गए 20 मिनट हो जाएगा। यहां पर हम लोगों का 30 मिनट हो गया और यहां पर हम लोगों का 40 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसका आंसर हम लोगों का 20 मिनट हो जाएगा क्योंकि 75% कंप्लीशन कराना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हम लोगों का 20 मिनट हो गया। ठीक है, अब देखो, अब सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99.9% रिएक्शन। तो जब भी कोई ऐसे 50-70 इस टाइप का अगर नहीं दे तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, याद करो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि टी, हमारे पास एक फॉर्मूला है के बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई टी इंटू लॉग, याद करो ए नॉट और डिवाइडेड बाई ए टी। ये हमारे लिए जनरल फॉर्मूला है और इससे हम लोग किसी भी कितना भी परसेंट, मान लो कोई बोलेगा 55% रिएक्शन कंप्लीट करना है, 55, तब तो यहां से नहीं चलेंगे, तब तो यहां से चलेंगे। अच्छा 55% कंप्लीट करना है तो इसको 100 लिख देंगे और इसको 45 लिख देंगे तो हमको टाइम मिल जाएगा। तो अब हमको यहाँ 99.9% चाहिए। तो एक बात बताओ, क्या इस के को हम लोग 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ लिख सकते हैं? बताओ, 0.693 बाई टी हाफ लिख सकते हैं के जगह? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। और हम यहां पर रहने देते हैं 2.303 और यहां पर हमको टी रहने देंगे क्योंकि टी निकालना है हम लोगों को। और अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ये लॉग हो जाएगा ए नॉट हमारा 100। तो बताओ, तो जब हम लोग 99.9% रिएक्शन कंप्लीट करा लेंगे तो बताओ तो यहां पर कितना लिखे, 80 कितना बचेगा? 99.9% अगर रिएक्शन कंप्लीट करा लेंगे तो 0.1, बहुत बढ़िया 0.1। तो ये देखो ये हो गया 0.1, 99.9, 100 में 99.9 घटा देंगे तो 0.1 आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो, तो यहां से हम लोग अगर देखें तो यहां से हम लोगों का 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 2.303 और डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। और ध्यान से देखोगे तो ये log 1000 हो गया और log 1000 को याद करो, है ना, log 10 का पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 यहां पर आगे आ जाएगा और याद करो log 10 तो 1 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि 2.303 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई यहां टी आ जाएगा और log 10 1 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है यहां पर? और अब देखो, अगर हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई करें तो यहां से देखो फिर 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ और यहां पर अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 90, फिर 9 और फिर यहां पर 6.909 और यहां पर देखो ये हम लोगों का हो जाएगा टी। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये और ये अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब है यहां से कि अगर हम लोग टी निकालेंगे टी, तो टी हो जाएगा 6.9, इसको अप्रोक्स ले लेते हैं और इसको अप्रोक्स अगर ले लें 0.69। ठीक है, तो यहां पर याद करो हम लोगों का टी हाफ हो जाएगा, यहां पर टी हाफ हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए तुम देखो यहां पर, इसीलिए देखो यहां पर हम लोग अगर टी निकालेंगे
तो टी हमारा यहां पर कितना हाफ लाइफ पीरियड हो जाएगा बताओ? 10t हाफ हो जाएगा। टाइम जो है वो हम लोगों का कितना हो जाएगा? 10t हाफ हो जाएगा। यानी अगर किसी, है ना, अब इसका इंपॉर्टेंस समझो। बताओ तो, इस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड था 10 मिनट। तो बताओ इस रिएक्शन को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? खत्म होने में, तो इस रिएक्शन को खत्म होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। बताओ, पहले मेरा बात समझो। इस रिएक्शन को खत्म होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। यानी हमको क्या इनफाइनाइट टाइम तक वेट करेंगे इस रिएक्शन का कि खत्म होगा कि नहीं होगा? नहीं। देखो, हम समझ जाएंगे कि यार 10t हाफ में रिएक्शन 99.9% खत्म हो जाता है। तो समझो, अगर ये रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड 10 मिनट है तो 10 गुना 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 मिनट। यानी इस रिएक्शन को हम 100 मिनट तक होने देंगे और तब हमको समझ में आ जाएगा कि यार ये 99.9% इस रिएक्शन का खत्म हो गया है। क्लियर बात हो रहा है? ठीक है, बात समझ में आए? इसीलिए अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और कोई तुम उसको कहेगा कि तुम इसको कितना टाइम तक होने दोगे, तो बोलोगे अरे यार 10t हाफ काफी है, 10t हाफ तक होने देते हैं, उसमें 99.9% रिएक्शन हम लोगों का खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहां पर अब एक और बात बताना, अगर हमको 99.9% कंप्लीशन चाहिए, 99.9% अगर कंप्लीशन चाहिए तो हमको कितना टी हाफ चाहिए? 10t हाफ। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यहां बचा कितना है? यहां बचा कितना है? 0.1 बचा है, 0.1 बचा है। तो तुम समझो 99.8% खत्म हुआ होगा 90 हाफ में। दिमाग लगा के समझो हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, देखो, जब 90 हाफ में 99.8% खत्म हुआ होगा तो 0.2 बचा होगा, तो उसी का तो आधा टूटेगा अगला टी हाफ में। अच्छा, अगर तुम लोग मेरा बात समझ रहे हो तो 90 हाफ में कितना कंप्लीट होगा? 99.8%। दिमाग लगा के बताओ, दिमाग लगा के बताओ तो 8t हाफ में कितना कंप्लीट होगा? उल्टा चलोगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। बताओ, नहीं आया सर समझ में? हाँ बता रहे हैं, देखो मेरा बात समझो रंजन। देखो 99.9% में कितना खत्म हुआ? 10t हाफ। तो बचा हुआ है कितना? बचा हुआ है कितना? 0। पहले मेरा बात समझो, है ना, तुम लोग सब लोग थोड़ा गड़बड़ बना रहे हो। पहले मेरा बात समझो। हाँ श्रेया सिन्हा तुम सही बता रही हो, प्रिया भी सही बता रही है। देखो मेरे बात समझो, जितना बचा है उतना तो ही टूटा है। जितना, जैसे एक टी हाफ में कितना टूटा है? 50%। तो 50% ही तो बचा। फिर अगला टी हाफ में कितना टूटा? 20। तो जितना बचा हुआ है उतना ही टूटा है। तो समझो 10t हाफ में अगर 99.9% हम लोगों का अगर रिएक्शन कंप्लीट हुआ है तो यहां पर कितना बचा हुआ है? 0.1। तो उस टी हाफ के लिए 0.1 ही रिएक्ट किया होगा। तो यहां पर देखो कितना आया? 99.8%। कितना बचा हुआ है अभी? 0.2। यानी उसके पिछले हाफ लाइफ पीरियड में 0.2 रिएक्ट किया होगा। मेरा बात समझो यहां, तो ये 99.8 है ना, तो यहां बचेगा 99.6%। इतना रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, इतना रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। तो देखो 8t हाफ में इतना कंप्लीट हुआ ना, तो कितना बचा? 0.4। तो अगला हाफ लाइफ में उसका आधा टूटेगा, तो देखो आधा टूटा तो 99.8 आ गया। रंजन समझ में आया बाबू? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? 8t हाफ में कितना टूटा? हाँ, अभी बताओ कितना बचा हुआ है? 0.4। तो 70 हाफ में कितना, 70 हाफ में कितना रिएक्शन कंप्लीट होगा? 99.2%। देखो 70 हाफ में 99.2%।
तो कितना बचा यहां 0.8, यानी 6t हाफ में 0.8 ही रिएक्ट किया होगा। तो इसका अगला बताओ, 99 में 0.8 घटाओ तो 98.4% रिएक्शन कंप्लीट हुआ होगा 6t हाफ में। देखो यहां तक 4t हाफ तक पहुंचा ही दिए थे, 4t हाफ तक यहां पर पहुंचा लिए थे, ठीक है ना। अब बचाओ तो इसमें कितना बचा, इसमें कितना बचा 99.4, 1.6 बचा ना, 1.6, तो 1.6 ही इसमें टूटा होगा। तो इसमें 1.6 तुम घटाओ, तो 1.6 घटाओगे तो कितना बचेगा बताओ, 1.6 घटाओ तो कितना बनेगा 1.6, तो 96.8 आएगा ना। तो देखो 96.8% ये करीब 5t हाफ में कंप्लीट होने के लिए चाहिए। तो देखो इधर से चले तो तुरंत यहां पे पहुंच गया, 4t हाफ तक तो हम यहां पे पहुंचे हुए थे 93.75%। तो देखो तो यहां से मिला 93.75 में, तो यहां पर 7.25 कुछ बचा हुआ था, 7 यहां पर कितना बचा हुआ था 6.25 कुछ बचा हुआ था 6.25। तो अगला में इसका आधा खत्म हुआ, तो आधा खत्म हुआ 3 पॉइंट कितना 125। तो देखो 3.125 जोड़ दो इसमें, 3.125 जोड़ दो इसमें, तो देखो यहां पर 5 7 8 6 और 96.8 के करीब आ रहा है। देखो 96.8 आ गया यहां पर, देखो। तो ये इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव तुरंत तुरंत सॉल्व हो जाएगा। मेरा तुम लोग शायद बात दिमाग लगा के समझे, मेरा बात समझे। देखो एक टी हाफ में 50% कंप्लीट हुआ, अगला टी हाफ में 75% कंप्लीट होना है 2 टी हाफ, 87.5% कंप्लीट होना है 3 टी हाफ, 93.75% कंप्लीट होना है 4 टी हाफ। अब उधर से उल्टा चले, 10 टी हाफ जब होगा तो 99.9% कंप्लीट हो जाएगा। तो इधर से चलेंगे, अब कोई बोलेगा 99.2 तो आराम से बना सकते हो। अगर इसमें नहीं लाई किया, मान लो कोई पूछा बताओ हमको 90% रिएक्शन कंप्लीट कराना है 90%, तो बताओ क्या 90% इसमें तुमको दिख रहा है 90%? 90% इसमें है कहीं नहीं। तब हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहां 100 लिख देंगे और यहां 10 लिख देंगे, यहां 100 लिख देंगे और यहां 10 लिख देंगे जो बचा हुआ है, ठीक है। तो log 10 आ जाएगा, log 10 1 हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग फॉर्मूला से अपना निकाल लेंगे। होपफुली ये बात एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो देखो अब एक क्वेश्चन है यहां पर, क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर द रिएक्शन, कोई रिएक्शन है यहां पर फॉर द रिएक्शन यहां पर, और
ये रिएक्टेंट है और यहां पर पी प्रोडक्ट है। यहां पर कंसंट्रेशन आर दिया हुआ है, ठीक है, मोल पर लीटर में, और यहां हम लोगों को टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है यहां पर मिनट में। तो बताया जा रहा है कि जब हम लोग रिएक्शन स्टार्ट किए थे यानी 0 मिनट था तो कंसंट्रेशन कुछ 1.0 था। फिर जब हम लोग 0.05 सेकंड पे आए, मिनट पे आए भले, तो हम लोगों का 0.75 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि जब 0.12 आए टाइम तो 0.40 हो गया। और उसके बाद अगर हम लोगों का है कि 0.18 आए तो यहां पर 0.10 हो गया। ऐसा दिया क्वेश्चन। तो पूछा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो तुमको इस रिएक्शन का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो अब देखो, जब भी तुमको कुछ डेटा दिया हो, रिएक्टेंट का कुछ डेटा दिया हो अलग अलग टाइम पे, मेरा बात यहां पे ध्यान से सुनोगे। जब भी किसी क्वेश्चन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया हो अलग अलग टाइम पे और तुमसे पूछा जाए कि बताओ इस रिएक्शन का क्या ऑर्डर है, तो इसको बनाने के लिए तुमको क्या करना होगा, हर ऑर्डर को चेक करना पड़ेगा। जी पहले चेक करो जीरो ऑर्डर के फॉर्मूला में डाल के, कहीं ये जीरो ऑर्डर तो नहीं है। अगर वो नहीं आया तो फिर फर्स्ट ऑर्डर में चेक करो, अगर वो नहीं आया तो सेकंड ऑर्डर में चेक करो। उस तरह से हमको चेक करना है। तो यहां पे ध्यान से समझो, जब भी हाफ लाइफ नहीं, आरंभ यहां पर जरूरी नहीं है कि हम लोग हाफ लाइफ से भी निकाल के कर सकते हो, है ना, लेकिन पॉइंट बस वही है कि फिर तुमको हाफ लाइफ को रिलेट करना होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। तो खाली फर्स्ट ऑर्डर में ही सिंपल होता है ना, बाकी तो सब में फिर से चेक करना पड़ेगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन को बनाने का सबसे अच्छा मेथड ये है कि जरूरी नहीं है कि हमको हर 50-50% कहीं दिया हुआ रहे। तो इस ऐसे क्वेश्चन का बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि या तो आंसर हमारा जीरो ऑर्डर आने वाला है, नहीं तो आंसर फर्स्ट ऑर्डर। क्योंकि हमको अगर कोई फिफ्थ ऑर्डर का सवाल तो देगा नहीं, नहीं तो 5 बार हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा दिया हुआ है कंसंट्रेशन अलग अलग टाइम पे। तो ऑर्डर बताने के लिए तो फिर हम लोगों को, है ना, हर एक के फॉर्मूला में चेक करना है। तो पहले हमको चेक करना होगा जीरो ऑर्डर के लिए। और याद करो हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए बताए थे, जीरो ऑर्डर कैसे चेक किया जाएगा। तो याद करो, जीरो ऑर्डर को चेक करने के लिए हम लोग, है ना, ये कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1 करेंगे और डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 करेंगे जीरो ऑर्डर को चेक करने के लिए, क्योंकि जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट होता है। तो पहले यहां पे देखो, अगर ये T1 है ये T2 है, तो यहां पर देखो R2 माइनस R1, है ना, और आगे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि जानते हो कंसंट्रेशन घटते जाता है। तो यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा, है ना। तो तुम माइनस लगाओगे तो देखो यहाँ पे R2 कितना है, माइनस लगा दिए तो 0.075, कंसंट्रेशन 0.75, और माइनस देखो यहां पर 1.0, और टाइम लेंगे 0.05। तो अब बताओ, अगर हम लोग इसको सॉल्व किए तो ये हमारा आ जाएगा 0.25 और डिवाइडेड बाय 0.05। तो ये आ जाएगा हम लोगों का रेट यहां से 5 मोल पर लीटर पर मिनट। नहीं आ जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 0.05। सही है, सही है, यहां तक समझ में आ रहा है बात। रेट निकालेंगे, रेट निकालेंगे अलग अलग टाइम पे, कैलकुलेशन देखना भाई। अब देखो, अब फिर अगले वाले के लिए निकालते हैं। तो अगले वाले के निकालेंगे तो फिर माइनस करेंगे यहाँ R3, है ना, माइनस करेंगे R3, फिर माइनस करेंगे R2, और फिर डिवाइडेड बाय यहां पर करेंगे T3 माइनस T2, ऐसे। ठीक है, तो अब अगले बार का रेट निकालते हैं। तो R3 देखो यहां पर कितना आ गया, 0 पॉइंट माइनस है 0.40 माइनस 0.75, और डिवाइडेड बाई, बताओ क्या करेंगे यहाँ 0.12 माइनस 0.05,
तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये 0.35 आ जाएगा और यहाँ 0.07 हो जाएगा। तो ये फिर से यहाँ पर हम लोग को 5 मोल पर लीटर और पर मिनट आ रहा है। देखो बताओ रेट कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं? रेट कांस्टेंट आ रहा है, रेट कांस्टेंट आ रहा है। अगले वाला के लिए भी तुम निकाल सकते हो, चूंकि है ना, सिंस है ना रेट ऑफ रिएक्शन, सिंस रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट, सिंस रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट, है ना, तो हम लोग यहां पर बोलेंगे कि हम लोगों को कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया यहां पर। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बताओ अगर ये बराबर नहीं होता तो क्या चेक करते? क्या चेक करते? किसके लिए चेक करते? अगर बराबर नहीं होता तो बताओ किसके लिए चेक करते हम लोग? फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक करते ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो देखो उसमें क्या करते, ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक करते तो k बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई टी लेते, और यहां पर लॉग ए नॉट बाई ए टी लेते, ऐसे लेते फॉर्मूला। और अब देखो इसमें क्या करते हम लोग, अलग अलग टाइम पे के निकालते। तो देखो पहले वाले में ऐसे लिखते के बराबर 2.303 और टी कितना दिया हुआ है? टी दिया हुआ है 0.05, और यहां पर हो जाता लॉग, शुरुआत में मेरा कितना था 1 और बचा हुआ है अब 0.75, तो यहां से के निकालते, है ना, यहां से हम लोग के निकालते इस टाइम पे। फिर दूसरे टाइम पे भी के निकालते 2.303 और दूसरा टाइम है 0.12, फिर यहां लिखते लॉग 1 और अब बचा हुआ है कितना 0.40, यहां से भी के निकालते। अगर ये दोनों के बराबर हो जाता, अगर ये दोनों के बराबर हो जाता तो हम लोग कहते हैं कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। मेरा बात समझ रहे हो? फर्स्ट ऑर्डर चेक करने के लिए अलग अलग टाइम पे के निकालो, अगर वो सब के का वैल्यू सेम आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। उसी तरह सेकेंड ऑर्डर के लिए भी एक एक्सप्रेशन है, उसमें भी अलग अलग टाइम पे के निकालेंगे, अगर के कांस्टेंट आया तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? ठीक है, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरह से तरीका होता है, लेकिन जीरो ऑर्डर में हम लोग डिफरेंस निकालते हैं कंसंट्रेशन का, है ना, यानी रेट निकालते हैं। अगर वो रेट कांस्टेंट आ गया तब हम लोगों का जीरो ऑर्डर होगा। बोलो समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। अब देखो, अब एक और क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सिमिलर कंडीशन, अंडर सिमिलर कंडीशन, ठीक है, कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 1.386 मोल पर लीटर ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ सब्सटेंस becomes half in 40, becomes half in 40 seconds
and 20 seconds and 20 seconds 40 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स में रिएक्शन जो है वो कह रहा है कि हाफ कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है, थ्रू फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो K1 डिवाइडेड बाई K0, जहां K1 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है और K0 जो है वो जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है। और ऑप्शन ए दिया हुआ है 0.5 मोल इनवर्स लीटर, बी दिया हुआ है 1.0 मोल, ठीक है, पर लीटर ऐसे, सी दिया हुआ है 1.5 मोल पर लीटर और डी दिया हुआ है यहां पर 2.0 मोल इनवर्स लीटर, मोल इनवर्स लीटर, मोल पर लीटर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम लोग क्वेश्चन समझ लो पहले, उसके बाद हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी एक आईआईटी में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अंडर सिमिलर कंडीशन, सब कुछ सेम है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ कोई रिएक्टेंट है जिसका इनिशियल कंसंट्रेशन 1.386 मोल पर लीटर है, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जाता है तो उसका हाफ लाइफ पीरियड 40 सेकेंड है, पर वही रिएक्टेंट अगर किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जाता है तो उसका हाफ लाइफ हम लोगों का 20 सेकेंड दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा और जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा उसका क्या हम लोगों का रेशियो होगा। तो तुम जानो कि सबसे पहले तो समझो कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता है बताओ। जीरो ऑर्डर के लिए, अगर जीरो ऑर्डर के लिए अगर हम लोग टी हाफ बोलेंगे तो क्या बोलोगे टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए? याद करो A0/2 के लिखे थे, पर यहां पर 2K0 लिखेंगे, है कि नहीं बात बताओ, ठीक है, बहुत बढ़िया। और टी हाफ अगर हम लोग बाबू अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखेंगे तो बताओ क्या लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए? तो ये तो कांस्टेंट होता है भाई 0.693 और डिवाइडेड बाई यहां पर क्या करेंगे के, पर के इस बार किसका? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर दे, इसको मान लो अगर ये 1 हो गया हमारा और ये अगर 2 हो गया, और मान लो अगर हम यहां पर लिख रहे हैं 2 डिवाइडेड बाई 1 गिव्स क्या होगा बताओ? तो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का कितना है? 40 सेकेंड है ना, और जीरो ऑर्डर का 20 सेकेंड्स है, तो ये 40 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए लोगे तो 0.693 और डिवाइडेड बाई यहां पर K1 है, और इसके लिए A0, तो A0 देखो कितना है, A0 है 1.386 और डिवाइडेड बाई यहां पर 2K0 ऊपर हो जाएगा। अब इसीलिए अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का 2 आ जाएगा LHS में, है ना। इसको अगर डबल करेंगे तो 1.386 आ जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 2K0 और नीचे में यहां पर आ जाएगा उसी तरह से 2, है ना, K1। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों से K1 डिवाइडेड बाई K0 पूछा जा रहा है, इसीलिए K1 डिवाइडेड बाई K0 अगर हम लोग निकाले K1 डिवाइडेड बाई K0 तो ये यहां से 1/2 इधर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.5। अब यूनिट देखो, K1 है पर सेकेंड, ये है पर सेकेंड, और ये है मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो पर सेकेंड कैंसिल हो गया, तो इसका यूनिट आ जाएगा पर मोल और लीटर, क्योंकि याद करो दोनों का यूनिट हमको पता है, K1 होता है पर सेकेंड
और इसका होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो पर सेकेंड कैंसिल हो गया, तो लीटर ऊपर चला गया और मोल इनवर्स हो गया, तो 0.5 मोल इनवर्स लीटर। तो ये हम लोगों का दोनों के रेट कांस्टेंट का रेशियो आएगा। तो इसका आंसर जो है वो हम लोगों का ए हो जाएगा। देख रहे हो, बहुत आसान है बाबू, बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए और थोड़ा सा बस कैलकुलेशन होगा, उससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं तुमको यहां पर दिखाई देने वाला है। अभी तक तो यही लग रहा है, ठीक है। तुम लोग हो कि आईपीएल देखने चले गए जी? हमको लगता है सब आईपीएल देखने चला गया है वहां पे। अच्छा हो तुम लोग, अच्छा ठीक, हमको लगा आईपीएल यूपीएल देखने चले गए होगे, 7:30 होने वाला है इसीलिए। वाह रंजन गुप्ता, दिल खुश कर दिए एकदम, तुम आईपीएल से बढ़ के क्लास रखे हुए हो एकदम। हाँ बहुत प्रोटेक्टेड ऐप है ना, पीसी से स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया जा सकता। चलो अच्छी बात है, पढ़ाई करो। हाँ सही बात है, इसीलिए हम लोग लिए हैं, पायरेसी नहीं होगा। चलो ठीक है, तो अभी तक तो हम लोग यहां तक समझ रहे हैं, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इन द रिएक्शन, इन द रिएक्शन, रिएक्शन है यहां पर P प्लस क्यू जो है यहां पर R प्लस S बना रहा है, ठीक है। और दिया हुआ यहां पर द टाइम टेकन, द टाइम टेकन फॉर 75% reaction of P, reaction of P is twice, is twice, ठीक है, is twice the time taken, is twice the time taken for 50%, for 50% reaction of P। उसके बाद कह रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ Q, द कंसंट्रेशन ऑफ Q varies, the concentration of Q varies with reaction time, with reaction time as shown in the figure, as shown in the figure। देखो ये सब ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक साथ मिला दिया गया है। तो यहां पर देखोगे टाइम है और यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ क्यू है, और ये कह रहा है कि ये ऐसे हम लोगों का जा रहा है, ऐसे, ठीक है। तो पूछा जा रहा है द ओवरऑल, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, ऑप्शन ए जो है वो है 0, बी है 1, सी है 2 और डी है 3। बताओ, कुछ दिमाग लगाओ, देखते हैं
क्वेश्चन क्या कह रहा है देखोगे, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट है, पी भी रिएक्टेंट है और क्यू भी रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट है, और देखा जा रहा है कि द टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन ऑफ पी, और सिर्फ पी के रेस्पेक्ट में अगर देखो, पी के रेस्पेक्ट में देखो तो पाया गया कि भाई 75% पी को रिएक्ट होने में जो टाइम लगेगा वो 50% का डबल है। तो ये तो जानते हो, ये तो फर्स्ट ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका मतलब है कि पी के रेस्पेक्ट में ये रिएक्शन किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, पी के रेस्पेक्ट में नहीं, अभी अभी पूरा पूरा कहानी नहीं खत्म है। हाँ सही बात है प्रिया, तुम्हारा आंसर सही है, लेकिन अब उसके बाद देखो, बताओ किस ऑर्डर में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिनियरली डिक्रीज करता है, अभी तुम पढ़े हो, किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिनियरली डिक्रीज होता है, बताओ। जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर में लिनियरली डिक्रीज करता है, फर्स्ट ऑर्डर में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, पिछला क्लास अगर याद होगा तो हम तुमको बता रहे हैं कि ये रिएक्शन में इस ग्राफ से हमको Q के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर पता चल रहा है, इस ग्राफ से Q के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर पता चल रहा है, और इस डेटा से पता चल रहा है कि P के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर तुम यहां पर रेट लिखोगे, अगर तुम यहां पर रेट लिखोगे तो ये रेट कांस्टेंट K होगा, P का पावर 1 हो जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ Q का पावर यहां 0 हो जाएगा, और इसीलिए यहां पर K इंटू, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ P हो जाएगा, और इसीलिए यहां ऑर्डर जो है वो हम लोगों का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है यहां पर, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर दिया जा रहा है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और रिएक्शन दिया हुआ है 2N2O5, और ये जब रिएक्शन होगा तो ये बनाता है 4NO2 और प्लस O2 में, ये रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पर हम लोगों को जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, जो ऑप्शन दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार का है, तुमको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ठीक है, कि द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, द कंसंट्रेशन of the reactant decreases exponentially, with time, टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, बी पूछा जा रहा है, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है। कह रहा है कि द हाफ लाइफ of the reaction decreases with increasing temperature। ऑप्शन सी जो है वो दिया हुआ है, द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, द हाफ लाइफ ऑफ द reaction depends, on the initial concentration of the reactant,
ऑफ द रिएक्टेंट, और ऑप्शन डी जो है वो दिया हुआ है द reaction proceeds to the reaction proceeds to 99.6% 99.6% completion in 8 half life, in 8 half life duration, in 8 half life, in 8 half life ड्यूरेशन। तुमको बताना है इसमें से कौन कौन सही है। देखो बहुत, ये आईआईटी में एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, बताओ। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ टाइम। याद करो, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ घटता था। अगर तुमको रिलेशन याद है तो हम तुमको बताए थे, कंसंट्रेशन ऑफ एटी बराबर हो जाता है ए नॉट इंटू ई का पावर माइनस के टी। ये होता है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, याद करो। तो ऑप्शन ए सही है, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ टाइम। द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेज, याद करो, टी हाफ होता है, टी हाफ बराबर 0.693 बाई के होता है ना। जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फास्ट होता है, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट कांस्टेंट के क्या होता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर के बढ़ाने से, हालांकि अभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन इतना बात समझो कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो दो बात पे निर्भर करता है, कंसंट्रेशन और रेट कांस्टेंट। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से कंसंट्रेशन पे तो प्रभाव पड़ेगा नहीं, यानी जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इसी को आगे चल के हम लोग एरेनियस इक्वेशन में पढ़ेंगे, पर अभी नहीं जानते हैं। तो इतना समझ लो कि खाली टेम्परेचर के बढ़ाने से के बढ़ेगा, और अगर के बढ़ेगा तो टी हाफ क्या होगा, टी हाफ क्या होगा, घटेगा, टी हाफ घटेगा। द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बी भी सही है, बी भी सही है कि नहीं बात। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सी बताओ, क्या सी स्टेटमेंट, क्या सी स्टेटमेंट सही है, सी स्टेटमेंट सही है? तो सी स्टेटमेंट सही नहीं है, सी स्टेटमेंट सही नहीं है। इन द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है कंसंट्रेशन पे, और ये कह रहा है डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। और डी बताओ, डी सही है कि नहीं है? डी अभी बताए थे, है ना। तो इसी को उल्टा करके देखोगे, 99.9% स्टार्ट करना, 10 टी हाफ, 0.1 बचा हुआ है, तो यहां से 0.1 घटा दो, यानी 99.8% 90 हाफ में घटेगा। 90 हाफ में इतना रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, 0.2 बचा, तो 99.6% कंप्लीट होगा 80 हाफ में। तो देखो डी ऑप्शन जो है वो बाबू सही है, डी ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसीलिए वैसे वैसे लिख के हम लोग समझे थे, ताकि अब हर एक परसेंटेज वाला पे सवाल हम लोग सही सही बना पाए, इसीलिए डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। ठीक है, चलो। तो अभी तक तो सिचुएशन बहुत आसान आसान लग रहा है, अच्छा लग रहा है चैप्टर में कि भाई सवाल तो धीरे धीरे हम लोग आईआईटी वाईटी सबका सवाल बना रहे हैं। तो
तुमको लगेगा कि अच्छा ये तो सही है ना, तो क्या कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकता है क्या? क्या कुछ? हाँ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 99.9% से स्टार्ट करोगे। कंप्लीट तो नहीं होगा रोशन, लेकिन 99.9% से स्टार्ट करोगे। समझ में आया? अब देखो, अब यहां पर अब एक बात हम तुमको यहां पर पहले एक क्वेश्चन देते हैं, फिर वहां से समझाते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग एक थ्योरी समझाएंगे। पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, तब तुमको और आइडिया आएगा। देखो क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है कि फॉर अ होमोजीनियस ठीक है, गैसियस रिएक्शन, फॉर अ होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन, रिएक्शन दिया हुआ है यहां से ए से 3b, ऐसे दिए हुए ए से 3b, ठीक है? कह रहा है कि एट टाइम टी जो है, एट टाइम टी अगर हम जाएंगे तो पाया गया कि प्रेशर जो है सिस्टम का वो पीटी है। एट टाइम टी पता चला प्रेशर यहां पर पीटी है, एंड ठीक है, एंड आफ्टर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, और ये दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, और आफ्टर कंप्लीशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन जो है ना, प्रेशर दिया हुआ है P इंफिनिटी ऐसे। तो हमको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन से है सही है। K इज इक्वल टू 1/T ln P इंफिनिटी डिवाइडेड बाई 3 P इंफिनिटी माइनस PT। यहां पर PT ऐसे ही लिखा है ना, PT। बी ऑप्शन दिया हुआ है K इज इक्वल टू 1/T और ln 2P इंफिनिटी डिवाइडेड बाई P इंफिनिटी माइनस PT, ठीक है? सी ऑप्शन दिया हुआ है K इज इक्वल टू 1/T ln और 3P इंफिनिटी डिवाइडेड बाई 2P इंफिनिटी माइनस PT, ऐसे दिया हुआ है। और ऑप्शन डी जो है वो है K बराबर 1/T ln और 2P इंफिनिटी डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स P इंफिनिटी माइनस PT, ऐसे, और ये दिया हुआ। देखो ये क्वेश्चन ना हम लोग को आराम से समझना है, ठीक है? ये क्वेश्चन हम लोगों को आराम से समझना है, ठीक है? क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो हर बार यूज होगा। सबसे पहले अगर तुम ध्यान से देखो तो इस, है ना, इस रिएक्शन का, इस ये रिएक्शन दिया हुआ है ए, और याद करो ये भी गैस है, गैस बोल रहा है, गैसियस फेज में, और यहां से 3B बना रहा है और गैस, ठीक है? अब एक बात बताओ, अब अगर हम लोग कहें कि अगर हमको के निकालना होता है के, तो 2.303 डिवाइडेड बाई टी इंटू लॉग ए नॉट बाई ए टी करते हैं। याद करो, जहां ए नॉट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है टी इज इक्वल टू 0 पे, और ए टी होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट टाइम टी। पर कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों को
कि जो डेटा दिया है वो डायरेक्ट ए नॉट और ए टी का नहीं देता है। जैसे याद करो, ये इस क्वेश्चन में हमेशा हमेशा तुमको हमेशा याद रखो, ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है एट टी इज इक्वल टू 0। बताओ, जब मेरे पास स्टार्टिंग टाइम रहेगा एट टी इज इक्वल टू 0, तो हम यहां पर इसका कुछ प्रेशर मान रहे हैं पी नॉट, और याद करो इसका प्रेशर 0 होगा उस समय। ठीक है, हमको पी नॉट और 0 दिया हुआ है, पी नॉट नहीं पता है स्टार्टिंग का। हम लोग मान लिए अपने मन से कि एट स्टार्टिंग इसका प्रेशर पी नॉट है और इसका प्रेशर क्या है, 0 है। सब लोग यस लिखोगे, सब लोग बैठा हुआ एक को बार यस नहीं लिख रहा है, सब यस लिखो पहले, तब आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रेशर हम लोग कुछ मान लिए पी नॉट और 0। अब बताओ एट टाइम टी अगर ले, एट टाइम टी ये हमेशा ये काम करना होगा, हमेशा हमेशा ये काम करना होगा। यहां पर प्रेशर माने हैं, अगर ये मान लो गैस नहीं होता, सॉल्यूशन फेज में होता, तो यहां ए 0 लेते, ए माइनस एक्स, जो हम लोग पहले भी किए हैं। देखो रिएक्शन कह रहा है कि अगर इसका एक टूटेगा तो इसका 3 बनेगा। तो बताओ यहां पर ध्यान से देखो, अगर इसमें x टूटा, पी नॉट माइनस एक्स, अगर इसमें x टूटा तो इसमें कितना बनेगा प्रेशर, यहां पर कितना प्रेशर बनेगा, यहां पर प्रेशर बनेगा 3x, है ना। अगर इसमें x टूटा तो यहां प्रेशर क्या बना, 3x। और अब बताओ एट t इज इक्वल टू एट टाइम है ना, एट टाइम है ना इंफिनिटी, जब हम लोग इनफाइनाइट टाइम के बाद मिलेंगे, जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा, जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा, बताओ यहां क्या लिखे, यहां क्या लिखे, यहां क्या लिखे हम लोग, 0। हाँ, इनफाइनाइट टाइम लगेगा खत्म होने में क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, यहां 0। और यहां क्या लिखे, इसके 1 से इसका 3 बनता है, यहां क्या लिखे बताओ तो, यहां क्या लिखे तुम लोग बताओ, पी नॉट, इसके इसके 1 से इसका 3 बनता है, तो इसके पी नॉट से इसका 3 पी नॉट बनेगा। ऐसे तुमको अपने मन से मान के लिखना है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो, अब तुम्हारा काम क्या है, अब तुम्हारा काम है कि यहां पर ध्यान से देखो, तो यहां हमको k बराबर 2.303 बाई टी, पर यहां ln के टर्म्स में दिया हुआ है, तो k बराबर 1 बाई टी और ln, और यहां इनिशियल पी नॉट है, इसके लिए पी नॉट, और एट टाइम टी पर क्या है, पी नॉट माइनस एक्स। हमको ये टर्म निकालना है, पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस एक्स निकालना है, जबकि वो हमको डेटा में दिया हुआ नहीं है। याद करो, थोड़ा सा समझ में आ रहा है हम क्या बोले, हमको इनिशियल पी नॉट चाहिए और पी नॉट माइनस एक्स चाहिए, क्योंकि ए नॉट बाई ए टी होता है ना। तो अब जो डेटा दिया है उससे हमको पी नॉट और पी नॉट माइनस एक्स निकालना सीखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट टाइम टी पर प्रेशर कितना दिया हुआ है, पीटी। ये किसका प्रेशर है, पीटी, ए का कि टोटल प्रेशर पूरे सिस्टम का, किसका प्रेशर है यहाँ, पीटी, ए का प्रेशर है कि टोटल प्रेशर है, बताओ तो, क्या समझ में आ रहा है, टोटल प्रेशर है, बहुत बढ़िया। तो देखो टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर है पीटी बराबर यहां पर होगा, पीटी बराबर होगा पी नॉट माइनस एक्स प्लस 3x, यानी ये हो जाएगा पी नॉट प्लस 2x। ठीक है, और देखो और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है तो प्रेशर कितना बोल रहा है, पी इंफिनिटी, पर जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब तो प्रेशर 3 पी नॉट होना चाहिए। तो यहां से 3 पी नॉट जो है वो हम लोगों का पी इंफिनिटी हो गया। तो अब देखो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया।
यहां दिया हुआ है पी इंफिनिटी और पी टी, मतलब उसी के टर्म में हमको पी नॉट और पी नॉट माइनस एक्स चाहिए। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे, यहां से पी नॉट निकल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, बताओ पी नॉट क्या हो जाएगा, पी इंफिनिटी बाई 3। पी नॉट हमको निकल गया। और अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 आएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से आ गए तो हमको पीटी दिया हुआ था, पीटी बराबर, अब पी नॉट देखो क्या है, पी इंफिनिटी बाई 3 है, और प्लस यहां से 2x हो गया। तो यहां से अगर x निकालोगे, यहां से अगर x निकालोगे तो ये हो जाएगा 3pt माइनस पी इंफिनिटी, है ना, 3pt माइनस पी इंफिनिटी डिवाइडेड बाई यहां पर, ठीक है, 6 हो जाएगा। यही हमारा x हो गया। यहां से इस इक्वेशन से x निकलेगा, समझे। तो देखो हमको पी नॉट निकल चुका है और हमको क्या चाहिए, पी नॉट माइनस एक्स चाहिए था। तो अब यहां से हम लोग पी नॉट माइनस एक्स निकालेंगे। तो पी नॉट माइनस एक्स क्या निकलेगा, तो हमको पी नॉट था पी इंफिनिटी बाई 3 और माइनस एक्स, एक्स था 3pt माइनस पी इंफिनिटी बाई 6। तो यहां एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2p इंफिनिटी माइनस यहां से 3pt और माइनस माइनस प्लस, प्लस 3p इंफिनिटी। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या जी? यहां से देखो तो 3p नॉट, यहां पर क्या था, pt बराबर क्या था, pt बराबर हो गया p नॉट, है ना, प्लस 2x हो गया। pt बराबर क्या हो गया, p नॉट प्लस 2x। तो p इंफिनिटी बाई टी लिख लिए, ठीक है। और हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था एट टाइम t पर p नॉट माइनस एक्स चाहिए था। तो यहां से हम लोग पहले 2x निकाल लिए, तो pt माइनस पी इंफिनिटी, तो 3pt माइनस पी इंफिनिटी बाई 3। तो यहां पर 6 हो गया, 3pt माइनस पी इंफिनिटी बाई 6, x निकल गया। और यहां से अगर हम लोग अब क्या निकालना था हम लोग को, पी नॉट माइनस एक्स, तो पी इंफिनिटी बाई 3 माइनस 3pt माइनस पी इंफिनिटी बाई 6, तो 2p इंफिनिटी हो गया और माइनस 3pt, यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ p इंफिनिटी आएगा, यही गड़बड़ हो गया, यहाँ p इंफिनिटी था, ठीक है, माइनस 3pt प्लस p इंफिनिटी, हाँ नहीं होगा, हाँ समझ गए, यही पे गड़बड़ था। अब बताओ 2p इंफिनिटी प्लस p इंफिनिटी, 3p इंफिनिटी, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये p इंफिनिटी माइनस pt डिवाइडेड बाई यहाँ 2 आएगा। तो ये हम लोगों का पी नॉट माइनस एक्स हो गया, ये हम लोगों का पी नॉट माइनस एक्स हो गया। और अब यहां से अगर के लेंगे तो के बराबर हो जाएगा 1/t ln। और अब ध्यान से देखो पी नॉट क्या था, पी नॉट था पी इंफिनिटी बाई 3, और देखो पी नॉट माइनस एक्स क्या था, पी इंफिनिटी माइनस पी टी और डिवाइडेड बाई 2, 2 ऊपर चला गया, तो देखो 2p इंफिनिटी बाई 3p इंफिनिटी माइनस पी टी। तो कौन सा आंसर दिख रहा है, 1/t ln 2p इंफिनिटी 3p इंफिनिटी माइनस पी टी। आंसर क्या हो गया, डी। तो देखो हम ये क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, हम ये क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, यहां डेटा कुछ भी दिया रहे, मेरा बात ध्यान से समझना, यहां डेटा कुछ भी दिया रहे, तुम अपने मन से इसको a और 0 मानो, फिर a माइनस एक्स यहाँ 3x हो जाएगा, फिर यहाँ 0। अब इसकी सहायता से हमेशा a बटा a माइनस एक्स निकालना है, यानी a नॉट बाई ए टी निकालना है, जो दिया गया डेटा है, और वहीं से हमारा आंसर आएगा। यही क्वेश्चन हमेशा बार बार इसी तरीके से पूछा जाता है, ठीक है, क्लियर है।
चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन होगा। तुम लोग बना के बताओगे कि क्या होना चाहिए, फटाफट थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो डेटा दिया रहेगा उससे हमको हमेशा याद रखना ए नॉट और ए टी निकालना है, ठीक है। ए नॉट और ए टी निकालना है। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ऐसा, ए जो है ये 2b+c बना रहा है और सब जो है गैसियस फेज में है। ए गैस टूट के 2b गैस और +c गैस बना रहा है, और ये हम लोगों का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है। और क्या पूछा जा रहा है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 जो प्रेशर है हमारा वो PI है, ठीक है। जबकि एट टाइम t अगर देखा जाए, एट टाइम t, एट टाइम t हम लोगों का P जो है, प्रेशर जो है वो PT के बराबर है। तो यहां से पूछा जा रहा है कौन सा रिलेशन सही है, K बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग 2PI डिवाइडेड बाई 3PI माइनस PT। पहला ऑप्शन बी जो है वो कह रहा है K बराबर होगा 2.303 डिवाइडेड बाई T, और लॉग यहां पर होगा 2PI डिवाइडेड बाई 2PT माइनस PI। ऐसे सी जो है आंसर K बराबर है 2.303 डिवाइडेड बाई T है, और यहां पर लॉग हो गया PI डिवाइडेड बाई PI माइनस PT, ठीक है। और ये हम लोग का दे रहा है नन ऑफ दीज, डी में है नन ऑफ दीज। अब देखो हम लोग इस सवाल को कैसे बनाएंगे यहां पर, ठीक है। तो हम लोग जानबूझ के अब इस सवाल को ए से बनाएंगे, ए से मान के बनाएंगे ताकि तुमको समझ में आए कि हमेशा यही काम करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, ए गैस है, ए गैस है और यहां पर बना रहा है 2b गैस, और यहां पर बना रहा है C गैस, ठीक है। अब देखो इनिशियल तुम हमेशा इसको ए मानो, इनिशियल बताओ, इनिशियल ये मान लो ए है, ये 0 है, ये 0 है। एट टाइम टी देखो, एट टाइम टी, एट टाइम टी ए माइनस एक्स, और यहां पर आ जाएगा 2x, और यहां पर x। यहां इंफिनिटी का कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, यानी जरूरत नहीं है। अगर नहीं तो हमको एट टाइम इंफिनिटी पे भी हम लोग निकाल सकते थे, तो यहां 0 लिख देते और यहां हम लोगों का 2a हो जाता और यहां a हो जाता। पहले ऐसे अपने मन से बना लो, पहले ऐसे अपने मन से बना लो, A00, ये हमेशा काम करना है सोचना, ये हमेशा काम करना है। और अब उसके बाद क्या करो, जो डेटा दिया हुआ है, जो डेटा दिया हुआ है ना, उसको इससे रिलेट कर दो। क्योंकि तुमको याद करो K बराबर चाहिए 2.303 बाई टी इंटू लॉग, हमेशा याद रखो हमको A बटा A माइनस एक्स चाहिए, यानी जो डेटा दिया हुआ है उससे हमको A और A माइनस एक्स निकालना है। अब ध्यान से देखो, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे प्रेशर क्या है, PI, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे तो A ही है ना सिर्फ हमारा, यानी इधर यहां पे सीधा इक्वेट कर दो कि A बराबर क्या हो गया, PI, A बराबर क्या हो गया, PI। समझ में बात आया? अच्छा अब देखो एट टाइम टी, एट टाइम टी पे बताओ टोटल तुम्हारे पास कितना मोल्स हो गया, A माइनस एक्स है ना, A माइनस एक्स। एट टाइम टी पे अगर आओ, एट टाइम टी, तो तुम्हारे पास कितने मोल्स हो गए,
a माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स। बताओ कितना हो गया? a प्लस 2x हो गया। तो जो a प्लस 2x बचा, a प्लस 2x, यही हमारा जो t पे दिया हुआ है वो वैल्यू है। यानी a प्लस 2x जो हो गया वो हमारा pt हो गया, है ना। तो यहां से हमको x निकालना है, x। तो देखो यहां से 2x बराबर हो जाएगा pt माइनस a, और a याद करो pi है, तो यहां पर pi हो गया। यानी यहां से x बराबर हो जाएगा pt माइनस pi डिवाइडेड बाई 2, ये x हो गया। तो याद करो हमको चाहिए a माइनस एक्स, क्योंकि a तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। तो बताओ यहां से a माइनस एक्स किसके बराबर होगा? pi माइनस pt माइनस pi डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। अब अगर हम यहां से a माइनस एक्स निकाले तो ये 2pi माइनस pt और प्लस pi डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो ये एक्चुअल में यहां पर pi माइनस pt डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? a माइनस एक्स यहां पर कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, यहां तक ठीक है। 3pi, अच्छा माइनस माइनस प्लस, अच्छा हाँ 3pi माइनस pt डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। हाँ 3pi माइनस pt डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम लोगों का k बराबर क्या होगा? अब हम लोगों का k बराबर होगा 2.303 डिवाइडेड बाई t इंटू लॉग a के जगह क्या लिख देंगे? pi, और a माइनस एक्स के जगह 3pi माइनस pt डिवाइडेड बाई 2। तो 2 ऊपर चला गया, ठीक है। तो 2pi डिवाइडेड बाई 3pi माइनस pt, तो इसका आंसर हम लोगों का a हो जाएगा। ठीक है, तो यही तरीका होता है, कोई भी डेटा दिया हुआ है a0 a माइनस एक्स एक्स, इस तरह से हम लोगों को, है ना, a और a माइनस एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया लगा तुम लोग आए, है ना, लाइव क्लास में। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, है ना। एक डीपीपी, इसका डीपीपी जल्दी बना लो, है ना, अगला डीपीपी फिर हम इसका दे देंगे। ठीक है, चलो बाय।